हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बताते हैं कि इससे पहले हम बिहार की जो बीपीएससी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चनों को, भूगोल को कर चुके थे। आज हम इतिहास को देखेंगे। इतिहास में हमें उन क्वेश्चनों को देखेंगे जो बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप बीपीएससी के किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों को करना, क्योंकि बीपीएससी का एक नेचर है, वो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है जो डायरेक्टली फॉर्म में होते हैं, किसी तरह से घुमाता नहीं है जिस तरह आपका सीटेट या आपके अदर एग्जाम घुमाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज हम बात करेंगे इतिहास, और इतिहास में देखते हैं पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो वो होता है पावापुरी में। ठीक है, मोक्ष स्थान का मतलब है उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, क्योंकि जब धार्मिक लोग या कहें कि ऐसे लोग जिन्हें ईश्वर की ख्याति प्राप्त है या कहें कि ईश्वर के समकक्ष समझे जाते हैं, जब भी उनकी मृत्यु होती है तो उसको मृत्यु ना कहकर उसको मोक्ष प्राप्ति कहा जाता है, निर्वाण कहा जाता है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी को मोक्ष स्थान निर्वाण पावापुरी में स्थित है। ठीक है, निर्वाण हुआ था तो इसको क्या कहते हैं? पावापुरी में स्थित है। बिहार शरीफ से कितना दूर है ये? तो 8 किमी दक्षिण पूर्वी पावापुरी जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। याद रखिएगा, पावापुरी क्या है? जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। पावापुरी बिहार की नालंदा से 25 किमी दूर पर स्थित है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व से पूर्व हतार्थ ईस्वी कौन सी थी? तो 527 थी। और उम्र कितनी थी? तो 72 थी। याद रखेंगे। बिहार के पावापुरी के कार्तिक कृष्ण अमावस्या को यहाँ पे है निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त किया। निर्वाण का मतलब यहाँ पे है कि उनकी मृत्यु हो गई। चलिए, क्योंकि उनकी मृत्यु नहीं कहा जाता, क्योंकि इन लोगों को मृत्यु के बाद भी याद रखा जाता है, तो इसलिए ये मृत्यु नहीं कही जाती। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ खां चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। यानी उन्हें निर्वासित यानी किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे, अकबर के द्वारा निकाला गया था। निर्वासित का मतलब होता है। और अभी प्रेजेंट में वो कहाँ दफन है? तो आप बताएंगे कि वो प्रेजेंट में नालंदा में दफन है। ठीक है, नालंदा में दफन है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था, यूसुफ शाह चक की मृत्यु यहाँ पे है 1552 ईस्वी में निर्वासन के दौरान हुई थी। किस निकाल जाने के दौरान ही हुई थी, याद रखिएगा, जिसे नालंदा बिहार में दफनाया गया है। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो वो कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, जिसने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। वर्ष कौन सी है? याद रखिएगा, 1632। अगर पटना यहाँ पे बात की जाए, पटना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे गजटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यत्र 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होता। यानी हमें इस तरह का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निरंतर यह प्रश्न पूछा जाता है और इसका उत्तर याद रखिएगा 1632 ईस्वी माना जाता है। सर्वप्रथम अगर डचों की बात करें तो डचों ने पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की थी। इनकी रुचि सूती वस्त्र, चीनी, सोडा और अफीम आदि से संबंधित व्यापार में थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था हुंकार। याद रखिएगा, सहजानंद की पत्रिका का क्या नाम है? तो हुंकार सहजानंद की पत्रिका का नाम है। अगर बात की जाए स्वामी सहजानंद सरस्वती की, तो ये 1889 से 1950 के मध्य का समय काल रहता है। को भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। स्वामी सहजानंद को वे बुद्धिजीवी, लेखक, समाज सुधारक, इतिहासकार, किसान नेता थे। अगर बात की जाती है स्वामी सहजानंद सरस्वती आदि शंकराचार्य संप्रदाय के 10 नामी सन्यासी अखाड़े के दंडी सन्यासी थे। स्वामी जी ने हुंकार नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित की है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी और टेलीग्राम की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ते शेर क्या कथा पुस्तक किसने लिखी है? तो ये है राजेंद्र प्रसाद ने।
अंधे शेर कथा पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रखिएगा, सॉरी, ये है सखाराम गणेश देवस्कर ने। दे से दे, याद रखिएगा। देश शेर कथा देश की बात महान क्रांतिकारी चिंतक एवं लेखक कौन है? सखाराम गणेश देवस्कर द्वारा लिखी क्रांतिकारी विचारों से युक्त बांग्ला पुस्तक है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1904 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार से यहाँ पे है लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन है? बिहार से पूछा जा रहा है, तो वो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? याद रखिएगा, मुरली मनोहर प्रसाद हो जाएंगे। यहाँ पे जो ये है, ये गलत प्रिंट है, बट अगर इसको देखा जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे ई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सर्च लाइट है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र का प्रकाशन 1918 में यहाँ पे सैयद अहदर हुसैन के द्वारा किया गया था। सर्च लाइट सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी समाचार पत्र था। याद रखिएगा, कैसा था? अंग्रेजी समाचार पत्र था। मुरली मनोहर प्रसाद बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक हैं। बिहार में देखा जाए तो कौन है? मुरली मनोहर है, जबकि यहाँ पे जो है वो क्या कर दिया है? मुरली मोहन कर दिया है। तो याद रखिएगा, बिहार में पूछा जाए सर्च लाइट के तो मुरली मनोहर है। और बिहार में जो 1918 में कौन करता था इसी का प्रकाशन? तो वो सैयद हैदर हुसैन के द्वारा किया गया था। आयोग ने क्या करा है? मनोहर को मोहन लिखा है, याद रखिएगा। तो कहीं कहीं ई विकल्प ही हो जाएगा। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो वो थे श्री दीन नारायण सिंह। श्री यहाँ पे है किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो वो थे श्री दीप नारायण सिंह। दीप नारायण सिंह की अगर बात की जाए तो विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप बिहार के प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? तो 9 से 10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में संपन्न हुआ था। भागलपुर बहुत फेमस है, याद रखिएगा, बिहार में। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अधिवेशन में जी.के. गोखले, ठीक है, जी.के. गोखले और श्री खरे की विशेष उपस्थिति थी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? वी, यानी दीप नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। तो कब हुआ था? 16वां 1921 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हजारीबाग ये 1921 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो वो यहाँ पे राइट आंसर है, वो है सचिंद्रनाथ सान्याल। याद रखिएगा, बहुत फेमस है सचिंद्रनाथ सान्याल। तो यहाँ पे क्रांतिकारी गतिविधियों के चलाने के लिए सचिंद्रनाथ सान्याल ने क्या करा था? 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। ठीक है, ये कौन सी थी? इसका उद्देश्य था संगठित हिंसात्मक साधनों द्वारा अंग्रेजी शासन को नष्ट करके स्वतंत्रता प्राप्त करना था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो जो कृषक थे उनका नेतृत्व असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद ने किया था। अगर स्वामी विद्यानंद की बात की जाए तो ये किसान नेता थे। असहयोग आंदोलन यानी 1920 से 22 के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व इन्हीं ने किया था। विशेषकर उत्तर बिहार के कई जिलों में, खासकर राज्य दरभंगा के इलाकों में स्वामी विद्यानंद रैयतों को अपने अधिकारों के बारे में सचेत करते रहे। नेक्स्ट देखते हैं। 1922 से 23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो मुंगेर की बात है तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, किसान सभा का गठन किया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर देखें तो मुंगेर में वर्ष 1922 और 23 में किसान सभा का गठन यहाँ पे शाह मोहम्मद जुबेर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था। परंतु किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना करके किया था। यहाँ पे 1929 में स्वामी सहजानंद ने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और इसके प्रथम अध्यक्ष बन गए। तो याद रखिएगा, 1929 को प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो सहजानंद ने की थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष भी कौन बने थे प्रांतीय किसान सभा के? तो वो स्वामी सहजानंद बने थे 1929 में।
क्योंकि स्थापना करते ही किसी भी संस्था हो उसको रन करने के लिए आपका मैनेजर यानी अध्यक्ष होना आवश्यक होता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो वो थे यहाँ पे आ गया स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन अगर बात की जाए तो इसका कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। कब हुआ था? तो सोनपुर मेला के अवसर पर प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। बिहार में स्वराज्य दल का गठन किसने किया था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह ने। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज्य पार्टी यानी कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी का गठन मार्च 1923 में C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। C.R. दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। बिहार में स्वराज्य दल की शाखा का गठन हुआ जिसका नेता श्री कृष्ण सिंह बनाए गए। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो वो था पटना में। ठीक है, ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 ईस्वी में पटना में बांकीपुर में आयोजित किया गया था। यह कांग्रेस का 27वां, कभी कभी पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा, कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बिहार में संपन्न हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रघुनाथ नरसिंह यहाँ पे मधोलकर द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन के महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे तथा मौलाना यहाँ पे मजहरुल हक स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है फूलन प्रसाद वर्मा और यहाँ पे जयप्रकाश नारायण। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? तो ये गठित हुई थी 1931 में। अगर बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बात की जाए तो 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल सांकृत्यायन तथा अंबिका सिन्हा द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एक समूह बनाया गया। इन सदस्यों में रामकृष्ण बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा और योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी और कपूरी ठाकुर और यहाँ पे है बसावन सिंह आदि थे। जबकि 1934 में पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में एक बिहार सोशलिस्ट पार्टी की विधिवत स्थापना हुई थी। इसके सचिव जयप्रकाश नारायण थे। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है फूलन प्रसाद वर्मा ने। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो यहाँ पे अभी 1934 में आपने देखा था बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन बनाए गए। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये थे जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन बनाए गए? तो जयप्रकाश नारायण को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो वो थी लोकनायक। मोस्ट पॉपुलर है, बहुत बार पूछी जा चुकी है। जयप्रकाश नारायण की बात करें तो इन्हें लोकनायक कहा जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और रूणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया। उन्होंने 5 जून 1974 को पटना में गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था और 1999 में मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया है। बिहार में रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। ठीक है, कौन है वो? अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। 1919 में प्रथम मलेशिया ओपन इत्यादि प्रतियोगिताओं की विजेता रही हैं।
बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो इनमें से कोई नहीं। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष यानी अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा थे, बिहार थे। ठीक है, यहाँ पे कौन है? यहाँ पे KN सिन्हा है, जबकि कौन है ये? सच्चिदानंद सिन्हा, SN सिन्हा है। और यहाँ पे AN सिन्हा है, याद रखेंगे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष चुने गए। तो अगर बिहार से पूछा जाए तो याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा जो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल है, उसका नेतृत्व मोहम्मद यूनुस, ठीक है, यूनुस ने किया था। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो लॉर्ड मिंटो। चलो, लॉर्ड मिंटो को किसने, राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। क्यों माना है? तो देखते हैं। जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना है क्योंकि सर्वप्रथम उसने भारत परिषद एक्ट यानी 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार, पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की थी। राजेंद्र प्रसाद के अनुसार भारत में सांप्रदायिकता, पृथक चुनाव इकाइयों और विशेष सुविधाओं के कारण बढ़ी पृथक निर्वाचन इकाइयों ने सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दिया। पटना लॉन गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो याद रखेंगे यहाँ पे, तो वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। गांधी मैदान बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक ऐतिहासिक मैदान है। 1948 से पूर्व इसका नाम पाटन लॉन था। ठीक है, याद रखिएगा, इसका नाम पटना लॉन था। भारत का पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के बाद महात्मा गांधी की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित हुई। यहाँ स्मारक के तौर पर महात्मा गांधी की सबसे ऊंची यानी 70 मीटर प्रतिमा 2013 में स्थापित की गई है। गंतव्य है कि महात्मा गांधी के मृत्यु 1948 के पश्चात पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान किया गया था। इस प्रश्न का ई हो जाएगा। जबकि आयोग ने क्या माना है? डी माना, भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी? तो 55 थे। अगर 1995 की बात देखा जाए जब बिहार में 15 नवंबर 2000 को 18 जिलों के साथ क्या कर दिया? झारखंड को अलग कर दिया। तो 2000 के बाद से बिहार में जिलों की संख्या कितनी हो गई? तो 37 यानी यहाँ पे 37 हो गई। वर्तमान में अगर बिहार की जिलों की बात की जाए तो 38 है, 38 है। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था तो शेरशाह ने बनाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर बात की जाए पाटलिपुत्र नगर 3 साम्राज्यों मगध, नंद और मौर्य की गौरवपूर्ण राजधानी रहा है। पाटलिपुत्र का नया नाम क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। बट पहले अगर पटना की बात की जाए तो उसे पाटलिपुत्र कहा जाता था। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने पाटलिपुत्र यानी पटना को अपनी राजधानी बनाया था। यह 3 यहाँ पर शताब्दियों तक पाटलिपुत्र नगर 3 साम्राज्यों मगध, नंद और मौर्य की गौरवपूर्ण राजधानी यानी तीनों ने ही अपनी इसको राजधानी बनाया था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इसका निर्माण की। तो यहाँ पे बात करते हैं पटना की। अगर बात की जाए तो चलिए पूरा देख ही लेते हैं क्योंकि ये बिहार की क्या है राजधानी। शेरशाह ने पटना नगर के भौगोलिक और सामरिक महत्व को जानते हुए 1541 में यह एक मजबूत किले का निर्माण किया। इसे बिहार राज्य की राजधानी बनाया। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था जिसे मगध के सम्राट अजातशत्रु ने बसाया था। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने पाटलिपुत्र पटना को अपनी राजधानी बनाया था
उसके बाद फिर 3 ने मगध, नंद और मौर्य ने भी बनाया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? वर्ल्ड पीस ऑफ स्तूप तो किसने कराया था? तो याद रखिएगा राजगीर ने। अगर कब कराया था तो याद रखेंगे 1969 में निर्मित स्तूप की ऊंचाई 120 फीट है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह हो जाएगा 1916 में। नेक्स्ट देखते हैं, 1912 में बंगाल से अलग कर एक नए राज्य बिहार का निर्माण किया गया। बिहार राज्य निर्माण के 4 वर्ष उपरांत यानी 3 फरवरी 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। बिहार के बनने के 3 वर्ष बाद बिहार राज्य निर्माण के 4 वर्ष उपरांत क्या हुआ था? 4 वर्ष, 12 में 4 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 16। तो याद रखिएगा 4 वर्ष उपरांत 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो याद रखेंगे आनंद पांडे थे, बहुत फेमस है। अगर बिरसा मुंडा की बात की जाए तो इसे हम किसान आंदोलन में देखेंगे और उसमें बहुत इसे हम डीपली देखेंगे, बट यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसके गुरु का नाम आनंद पांडे है। बिरसा मुंडा का विद्रोह कब से कब तक था? तो 1899 से तो 1900 तक था। और इसका जन्म अगर देखा जाए तो 1875 में यहाँ पर उलिहातू गाँव में हुआ था। इसकी शिक्षा चाईबासा में हुई थी। जर्मन धर्म के प्रचारकों से प्रभावित होकर ईसाई बन गया। उसकी आत्मपिपासा शांत न हुई और वह अपने पूर्वजों के मौलिक मुंडा धर्म में विश्वास करने लगा। वह हिंदू धर्म के विचारधारा से भी अत्यधिक प्रभावित हुआ और 1895 में उसने एक नए संप्रदाय का प्रचलन किया, जिसके आधार पर उसने बोगों यानी देवी देवताओं की जगह सिंह बोगा यानी एक देवता की पूजा करने को कहा। लोग उसे साक्षात ईश्वर अवतार समझने लगे। मुंडा विद्रोह के दौरान 3 मार्च 1900 में बिरसा को पकड़ लिया गया और जेल में ही हैजी की बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो वो था भागलपुर राजमहल। अठारह के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से इनमें कौन करता है? तो यहाँ पे है, याद रखेंगे यहाँ पे सबसे पहले रोहिणी के बाद पटना के बाद मुजफ्फरपुर और फिर जगदीशपुर। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जगदीशपुर का नेतृत्व 1857 की क्रांति में जगदीशपुर से नेतृत्व किसने किया था? कई बार क्वेश्चनों में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंपनी सरकार कई कारणों से बिहार को अगर बात करें महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र मानती है। सांताल परगना जिलांतर्गत देवघर यहाँ पर सब डिवीजन के रोहिणी नामक गांव में देसी स्थल सेना के 25वीं यहाँ पर रेजिमेंट की एक कंपनी का मुख्यालय था। 7 से 12 जून 1857 की संध्या में पहल इसी टुकड़ी ने विद्रोह किया था। पटना में 3 जुलाई 1857 का विद्रोह हुआ। इसके पश्चात 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में तथा 26 जुलाई को कुंवर सिंह ने आरा यानी जगदीशपुर में विद्रोह किया था। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो थे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल की बात करें तो ये के साथ गांधी की कलकत्ता से 7 अप्रैल 1917 को प्रस्थान कर 10 अप्रैल को पटना पहुंचे थे और 15 अप्रैल से गांधी जी ने किसानों से मिलना आरंभ किया। के साथ ही राजकुमार शुक्ल यहाँ पे है धरणीधर
और रामनवमी प्रसाद और आदि प्रमुख व्यक्ति थे इनके साथ। चलिए देखते हैं बिहार के सुप्रसिद्ध संत यहाँ पे फर्रुखदीन मनेरी का संबंध यहाँ पे सूफियों के किस संप्रदाय से है, तो वो है फिरदौसी से। फिर यहाँ पे याद रखिएगा सफरुद्दीन मनेरी का संबंध किससे, सूफी संप्रदाय से है। सूफी संप्रदाय का मतलब हो गया फिरदौसी। चलिए 1934 में गांधी जी ने पटना में एक वक्तव्य द्वारा सबना अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने का सुझाव दिया। 18 मई को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसका पूरा समर्थन किया। बिहार में यह आंदोलन रुक गया। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप राजनीतिक चेतना प्रखर हुई। आंदोलन के क्रम में पुलिस एवं प्रशासन से संबंध भारतीय अधिकारी और कर्मचारियों के मध्य भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सहानुभूति जगी। बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन इसी वर्ष 1934 में हुआ। इसके अध्यक्ष नरेंद्र देव थे। सचिव कौन थे, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण थे। मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर महत्वपूर्ण रहा था। तो बिहार शरीफ नगर विद्या केंद्र तथा धार्मिक केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण रहा था। तो ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे डी। बस एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, अगर बात किया ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। यह विश्वविद्यालय बिहार शरीफ के नज़दीक है। याद रखिएगा पाल वंश के शासक प्रथम शासक गोपाल ने की थी किसकी, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया था। नए प्रांत का तो याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, नंदकिशोर लाल तथा श्री कृष्ण सहाय, इन चारों ने मिलकर जनवरी 1894 में पटना से बिहार टाइम्स बिहारी समाचार पत्र निकाला प्रारंभ किया। महेश नारायण या बाबू महेश्वरी प्रसाद इस समाचार पत्र के संपादक रहे। महेश नारायण ने अपने समाचार पत्र के माध्यम से बिहार पृथक्करण की मांग रखी। संपूर्ण बिहार में पृथक्करण आंदोलन जोर पकड़ने लगा। महेश नारायण के देहांत के पश्चात डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इस आंदोलन के अगुवा हुए। ब्रह्मदेव नारायण और यहाँ पे है अली इमाम और यहाँ पे मजहरुल हक हसन इमाम और डॉक्टर सिन्हा के साथ हो गए और वर्ष 1908 और 9 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें बिहार को पृथक राज्य का दर्जा दिया जाने की मांग की गई, जिसे 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में स्वीकार कर लिया गया। 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा को सम्मिलित कर नवीन प्रांत बिहार का उद्घाटन हुआ, जिसकी राजधानी पटना बनी। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को बिहार से अलग कर नया राज्य बनाया गया। बिहार दिवस का क्या महत्व है, जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, तो याद रखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा 1912 में बिहार के बांग्ला प्रेसिडेंसी से अलग होने का याद किया जाता है। ठीक है, वो थी 22 मार्च 1912। वर्ष 1912 22 मार्च को बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद एक नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ। बिहार शब्द संस्कृत और पाली शब्द विहार यानी मठ यानी यहाँ पे मोनेस्ट्री से बना है। बिहार को पहले मगध नाम से जाना जाता था, फिर ये हो गया बिहार। पहले था ये बिहार, फिर बिहार हो की राजधानी पटना का नाम पहले पाटलिपुत्र था, फिर पटना हो गया। बिहार की स्थापना कब की गई थी, तो 1912 में की गई थी। 22 मार्च 1912 में की गई थी। जी वजह से 22 मार्च को बिहार का
बिहार डे या फिर बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और एवं उड़ीसा दोनों पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आए थे। 1 अप्रैल 1936 में। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, तो वह है सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें आज आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें तो ये प्रसिद्ध राजनीतिक, शिक्षाविद, अधिवक्ता और पत्रकार थे। सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता माना जाता। निसंदेह बिहार के बंगाल से पृथक आंदोलन की वे आत्मा थे और बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन उनके पृथक प्रयासों का ही प्रतिफल था। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था, तो याद रखेंगे 1912, 22 मार्च 1912। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपको एग्जाम में मिल जाएगा। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, तो ये कब बना? एक भारतीय राज्य के रूप में, तो ये 1936 में बना, क्योंकि उस समय ही अस्तित्व में आया। देखिए 1936 बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत थे। 1936 में भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा बिहार को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया। इसी कारण अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग ने 1936 माना है। चलिए ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष दिया गया? प्रांत का दर्जा, अलग प्रांत का, यानी उड़ीसा से बिहार का, तो तब याद रखिए 1936 हो जाएगा। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो 1936 में हुआ था। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था? तो 1935 के अधिनियम के तहत बिहार क्या है? एक अलग राज्य बना था। बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक 20 जनवरी 1913 को यहाँ पे है बंकीपुर में हुई और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एवं 1909 में संशोधन कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1912 द्वारा बिहार विधान परिषद का गठन किया गया, जिसमें 3 पदेन सदस्य, 21 निर्वाचित सदस्य और 19 मनोनीत सदस्य रखे गए थे। अब बात करते हैं 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम की रोक लगाई, तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे बैठ बेगारों पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? तो 1908 में पारित हुआ था। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो वो सीटें कितनी हैं? तो 38 आरक्षित हैं। अगर बात की जाए बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें आरक्षित हैं। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीट हैं, जिसमें से 203 सीट सामान्य, 38 अनुसूचित जाति और 2 सीट अनुसूचित जनजाति की हैं। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ होता है बौद्ध मठ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्राचीन संस्कृत, प्राकृतिक और पाली साहित्य में बिहार नाम के किसी प्रदेश का उल्लेख नहीं प्राप्त होता। 12वीं सदी के अंत में यहाँ पे उदंतपुरी के पास इस प्रदेश के बहुसंख्यक बौद्ध विहारों के कारण इसका नाम बिहार पड़ा, जो बाद में अपभ्रंश के कारण बिहार हो गया। 1866 से 67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करिए, तो कितनी था? तो दरभंगा एवं चंपारण। विद्रोह की आग पहल लाल सरैया कोठी से
कोठी में फूटी। वहां से होता हुआ यह विद्रोह चंपारण और दरभंगा में फैल गया। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो वो थे मुरली यहाँ पर बरहवा के। अगर राम कुमार शुक्ल पश्चिमी चंपारण जिले के मुरली भरभवा नामक गांव के निवासी थे। उन्होंने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात कर चंपारण आने का अनुरोध किया था। गांधी ने चंपारण पहुंचकर जबरन नील की खेती करवाने के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया था। किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे यहाँ पर छंदम नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो वो थे पीर मोहम्मद मुनीस। 3 अप्रैल 1916 को लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। अगर चंपारण में अत्याचार प्रताप और 8 फरवरी 1916 को चंपारण में महात्मा गांधी हिंदू मुस्लिम एकता इत्यादि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन बिहार यानी किसान नेता थे? तो यहाँ पे याद रखेंगे कौन है। तो पहला स्वामी विद्यानंद थे, दूसरा स्वामी सहजानंद थे। ये दोनों ही थे, स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण में गांधी को आमंत्रित किसने किया था? तो वो थे यहाँ पर राजकुमार शुक्ल। कई बार पूछा गया है। 1930 के दशक में पटना नगर केंद्रित था। तो वो था यहाँ पे बहावी आंदोलन का। अगर बात की जाए बहावी आंदोलन मूलतः अरब से आरंभ हुआ। इसके आदि प्रवर्तक का नाम अब्दुल बहाव था। इन्हीं के नाम पर इसका नाम बहावी आंदोलन पड़ा था। बहावी आंदोलन के जन्मदाता आदि प्रचारक उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के सैयद अहमद थे। 1930 के दशक में सैयद अहमद के पटना यात्रा के समय पटना बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो थे महादेव लाल सराफ ने। महादेव लाल यहाँ पे है सराफ ने। यहाँ पे अगर बात की जाए 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नाम पूछा जाता है तो नमक सत्याग्रह भी है। बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ 15 अप्रैल 1930 में चंपारण एवं सारण जिलों में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ और दीप नारायण सिंह और रामेश्वर नारायण अग्रवाल और कैलाश बिहारी लाल आदि ने किया था। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो वो है देव में क्या है? सूर्य मंदिर स्थित है। अगर प्रेजेंट टाइम में बात की जाए तो वर्तमान में रांची के मुंडू में भी एक नवनिर्मित सूर्य मंदिर है, याद रखेंगे। और देव जो जगह है या देव जो आपको देव जो यहाँ पे स्थान है वहाँ से ही क्या होता है, बिहार में प्रसिद्ध पर्व छठ की शुरुआत होती है। बिहार का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर देव में स्थित है। यहाँ पर स्थित एक तालाब जो सूर्य मंदिर के समान सूर्य मंदिर के सामने है, जो सामने से बिहार का प्रसिद्ध पूर्व यहाँ पे बिहार का प्रसिद्ध पर्व का याद रखिएगा, पर्व छठ की शुरुआत हुई ऐसा माना जाता है। यानी ये तालाब कहाँ है? उस मंदिर के सामने है और यहीं से बिहार की छठ जो पूजा होती है उसकी शुरुआत यहीं से की जाती है। 1930 और 1932 में 12वीं कांग्रेस की सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया गया था? तो वो जिला था मुंगेर। याद रखिएगा, छठ पूजा की जो शुरुआत अगर पूछी जाए तो आप यहाँ से ही बताएंगे देव स्थान से, क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है जहाँ पर स्थित एक तालाब जो सूर्य मंदिर के सामने है। ठीक है, सूर्य मंदिर के सामने है से बिहार का प्रश्न जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप क्या बताएंगे कि देव स्थान से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाए वो श्री कृष्ण सिन्हा ने।
श्री कृष्ण सिंह, जिन्हें श्री कृष्ण सिन्हा के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय राज्य बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 1937 के प्रथम कांग्रेस मंत्रिसभा में यह बिहार के मुख्यमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, बने थे। 1946 में श्री कृष्ण सिंह पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बने और वर्ष 1961 तक मृत्यु उपरांत 31 जनवरी 1961 तक पद पर रहे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो कौन क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। सन 1939 में बिहार के अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो है राहुल सांकृत्यायन ने किया था। ये हम देख रहे हैं बिहार का इतिहास इसी वजह से हमें बीपीएससी के इस तरह के क्वेश्चन मिल रहे हैं। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? तो किस वर्ष, तो याद रखिएगा झारखंड कब आया था? तो 2000 में झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था, 15 नवंबर 2000। तो जिनका दिवस कब हो गया? 15 नवंबर हो गया झारखंड का। और ये कहते हैं कि 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। 2014 में कौन सा राज्य भारत का बना जो 28वें राज्य के 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो वो था 1942 में। यहाँ पे बात एक चीज़ की कर लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के सभी उच्च स्तरीय नेताओं को ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। ये पूछा जाता है कभी कभी, ऑपरेशन जीरो ओवर क्या है? तो ये था कि बिना किसी की मतलब अंग्रेज हुकूमत का या ब्रिटिश सरकार का भारतीयों को गिरफ्तार करना था। इसी के विरोध में बिहार के महाधिवक्ता बलदेव सहाय ने 1942 में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। जलियांवाला हत्याकांड के समय किसने त्यागपत्र दिया था अपने पद से? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो वो राजनीतिक दल है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। रामविलास पासवान बहुत चलिए। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक जीवन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में शुरू किया था। 1969 ईस्वी में विधायक बने थे। ठीक है, यहाँ पे विधायक बने। इसके बाद 1974 में भी वे लोक दल में शामिल होकर फिर चुने गए और 1977 में वे हाजीपुर लोकसभा से रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीते और 1983 में उन्होंने दलित सेना का गठन किया था। 1989 में जनता दल के हाजीपुर लोकसभा से पुनः रिकॉर्ड मतों से जीते और 8 अक्टूबर 2000 को उनका निधन हो गया था। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार के राजनीतिक स्वर्णीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो वो लोकसभा थी, यहाँ पे याद रखिएगा, 11वीं लोकसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के राजनीतिक स्वर्णीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो वो लोकसभा थी 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह 1996 ईस्वी में पहली बार वैशाली से 11वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए और केंद्रीय पशुपालन तथा डेयरी उद्योग राज्य मंत्री बनाए गए। उन्होंने लगातार 2009 तक यहाँ पे है वैशाली सीट से ही लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की। 2004 से 2009 तक यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के पद पर भी रहे थे। तो आज के सेशन में हमने बिहार के इतिहास को कंप्लीट कर लिया है। आने वाले सेशन में हम जनसंख्या एवं नगरीकरण देखेंगे बिहार का। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।
इससे पहले हमने बिहार के भूगोल की सीरीज़ डाल रखी है, फिर बिहार का इतिहास है, फिर बिहार की यहाँ पे जनसंख्या और नगरीकरण को देखेंगे, जो रिलेटेड होती है कॉमन तरीके से भूगोल से ही। बट हमने इसके बीच में एक इतिहास देख लिया है और हम जनसंख्या और नगरीकरण को देखेंगे आने वाली सीरीज़ में। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।